हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, जो कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। उनके बारे में बताऊं तो उनका टोटल 25 साल का फंड मैनेजमेंट साइड में एक्सपीरियंस रहा है। आधे टाइम वो ग्लोबल फंड मैनेजमेंट में रहे हैं और आधे टाइम इंडियन फंड मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला सवाल मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा यूएस इकोनॉमी के बारे में, जो कि ट्रम्प आए हैं और काफ़ी सारे टैरिफ वगैरह की वो बात कर रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आने वाला है, बट एक जो चीज़ मुझे लग रही है, इट मे ब्रिंग सम काइंड ऑफ रिसेशन इन यूएस एंड इन्फ्लेशन इन यूएस। तो इसका यूएस पे और पैरेलल ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, ऐसा आपको लगता है? जी, आपने इस बात की नब्ज अच्छी पकड़ी है। देखिए, यूएस दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमी है, इसलिए वो क्या करते हैं उसका इम्पैक्ट दुनिया जहां में पड़ता है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जब ट्रम्प एज ए प्रेसिडेंट आए अपने दूसरे कार्यकाल में, तो सबसे पहला उनका रुझान ये रहा कि कैसे बाकी देशों के साथ एक बेस्ट डील फॉर अमेरिका एज एन इकोनॉमी लिया जा सके जी। और वो अभी करने के लिए कार्यरत हैं। इसमें कुछ हद तक तो ये अमेरिका के लिए ये शायद बेनिफिशियल हो, लेकिन जब आप टैरिफ और बैरियर्स कभी 10%, कभी 25%, कभी 50% लगाते हैं, तब एक ग्लोबल ट्रेड को आप सप्रेस करते हैं जी। और जब ग्लोबल ट्रेड सप्रेस होता है तो वो इकोनॉमी के लिए, ट्रेड के लिए या फिर कोई एक इंडिविजुअल कंट्री के लिए कभी पॉजिटिव नहीं होता है। सो in a nutshell, trades, tariffs and barriers are negative for the entire world economy. और अगर ट्रम्प साहब कुछ टैरिफ्स और बैरियर्स की बात करते हैं तो वो उनके लिए भी नेगेटिव होगा, वो बनिस्बत की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका एक सीधा दारोमदार पड़ता है इन्फ्लेशन। अगर आप 25% टैक्स टैरिफ लगा देते हैं तो वहां के कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट ऑफ बाइंग दैट गुड वो 25% बढ़ जाएगा। और ऐसे सूरत में उनकी जो पे पैकेट है, अगर वो 25% ना बढ़े तो खरीदने की क्षमता कम होगी, जिसके लिए ये रिस्क बना हुआ है कि अगर ये जो नेगोशिएशन कार्ड है इसको ज्यादा देर तक या ज्यादा सीरियसली खेला जाए तो रिसेशन के आसार बन सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। और अगर यूएस में रिसेशन आया तो उसका इम्प्लीकेशन ग्लोबली भी आ सकता है। आपके कथन से मैं सहमत रखता हूं कि रिसेशन आने के आसार हैं यूएस में, अगर उन्होंने ये जो टैरिफ और ट्रेड बैरियर का कार्ड है इसको ओवरप्ले किया जी। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर थोड़ी बातचीत करते हैं। फॉर्चुनेटली हम इंडिया जैसे कंट्री में है कि जो वर्ल्ड अनसर्टेनिटीज से काफ़ी दूर रहा है। पिछले कई सालों में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ा है, मेक इन इंडिया को बहुत प्रोत्साहन दिया गया है और आरबीआई और गवर्नमेंट ने भी मिला के काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो आज है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ 2024-25 का, बहुत लोगों का हायर अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था, तो वो क्यों नहीं आ पाया? और आने वाले 1-2 साल में क्या वो मीन रिवर्ट या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट उसमें आप देख रहे हैं या किस तरह से है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो FY25 है, ये साल में एक बड़ा चीज हुआ अपने देश में, वो है नेशनल इलेक्शन। और जब भी इलेक्शन होता है तो एक जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग होती है उसको थोड़ी सी क्षति पहुंचती है। वो इसलिए क्योंकि एक इलेक्शन के बाद सेम पॉलिटिशियन इलेक्ट होगा या नहीं होगा, एक अनसर्टेनिटी बने रहती है। तो ऐसे माहौल में इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ले पाना वो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो पिछले साल में ये हमको खासे तौर पे देखने को मिला। तो अगर आप नंबर और आंकड़ों की बात करें तो FY25 के शुरुआती तौर पे हमने ये माना था कि ये साल करीबन 15% ग्रोथ अर्निंग्स में देखने को मिलेगी इंडिया एज अ इकोनॉमी की, इंडिया एज अ लिस्टेड सेक्टर की। लेकिन जैसे अभी साल खत्म होने को आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि 3 या 4% ग्रोथ ही रहेगा। मतलब कुल मिला के 10 से 12% का अर्निंग्स कट हुआ FY25 में। उसका मेन जो कारण है वो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग रहा है। बट जो गुड न्यूज है वो ये कि
आफ्टर द इलेक्शन हमारे सेम इनकम्बेंट गवर्नमेंट देखने को मिला। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शंस थे उसमें भी उनको वो वापस आए, और फरवरी में उन्होंने अपना नया पहला बजट इंट्रोड्यूस किया, जो पहला बजट है मोदी 3.0। सो काफी हद तक उन्होंने मैक्रो ये जो अनसर्टेनिटी है डिसीजन मेकिंग की वो उन्होंने एड्रेस कर दी। लेकिन इस समय में, इस पिछले 12 महीने के कार्यकाल में अर्निंग्स में जो क्षति पहुंची उसको वापस क्षतिपूर्ति करने में थोड़ा समय और लगेगा। तो जैसे FY25 में मैंने कहा कि कुड बी ए ईयर ऑफ नो ग्रोथ और लॉस्ट ग्रोथ, उसमें मुझे लगता है कि FY26 में, पर्टिकुलरली सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में, ऐसी मेरी उम्मीद है कि अर्निंग्स वापस आएंगे, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग फरवरी के बाद शुरू हुआ इस कार्यकाल में, उसका इम्पैक्ट दिखते दिखते नंबर्स में 6-9 महीने लगेंगे, तो वो ठीक जाके सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 में देखने को मिल सकता है। सो ये एक नेट एक मिड साइकिल स्लो डाउन है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो गया है, और हर 5 से 7 साल में ये आना होता है। उसमें एक इन्वेस्टर्स के लिए, इकोनॉमी के लिए और कंपनीज के लिए इसको टाइड ओवर करना होता है अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए। तो जैसे कंपनीज डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वैसे इन्वेस्टर्स में भी कहूंगा कि जब ये प्राइसेस नीचे गिरे हुए मिले, और हो सकता है अगले 1-2 क्वार्टर में थोड़ी और वीकनेस देखने को मिले, तो उसमें सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करके पैसे आगे लगाएं, ताकि सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 ऑनवर्ड्स जब एक अर्निंग्स में रिकवरी देखने को मिलेगी, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके रिटर्न्स में देखने को मिले। वंडरफुल। तो जैसे हम अर्निंग्स की बात करते हैं और बाजार में हमेशा हम वैल्यूएशन को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं कि चीज़ सस्ती है या महंगी है, तो जैसे हम बाजार को 3 हिस्सों में बांटते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो ये हर एक सेगमेंट में वैल्यूएशन आपको किस तरह से दिख रहे हैं कंपेयर टू देयर अर्निंग प्रोस्पेक्ट? जी, सो इसको मैं 2 तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक है वैल्यूएशंस वर्सेस देयर ओन हिस्ट्री, और दूसरा वैल्यूएशंस वर्सेस ग्रोथ, है ना। ये 2 चीजों को समझना आपके दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने के लिए पूरे मार्केट को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक है लार्ज कैप और दूसरा मिड एंड स्मॉल कैप। ये दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो अगर ऐसा कीजिएगा तो लार्ज कैप में आज के सूरत में वैल्यूएशंस जो है वो अपने 10 साल के हिस्ट्री के मुताबिक 5% लोअर है, मतलब 5% सस्ते हैं, माने दे आर चीपर एंड गुड टू इन्वेस्ट। ओके, मिड और स्मॉल कैप का जो सेगमेंट है वो मान लीजिए ये जो अर्निंग्स करे, ये जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया उसके पहले 30 to 40% प्रीमियम में चले गए थे अपने हिस्ट्री के कंपैरिजन में, वो अभी 10 से 15% एक्सपेंसिव है। ओके, तो कुल मिला के अभी भी एक्सपेंसिव है, लेकिन अभी काफी कम है वर्सेस दैट ऑफ हिस्टोरिकली। अभी ये 10-15% क्या बहुत ज्यादा है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके सामने जो मिड और स्मॉल कैप में जो ग्रोथ है वो आज के माहौल में उसके पहले के मुताबिक ज्यादा है जी। तो इसको अगर आप प्राइस को अर्निंग्स ग्रोथ के सामने रख के कंपेयर करें तो आप पाइएगा कि लार्ज कैप्स आर गुड टू इन्वेस्ट, मिड एंड स्मॉल कैप्स आर नाउ गुड टू इन्वेस्ट ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस। ओके, रिसेंटली एडलवाइज म्यूचुअल फंड को एक मॉर्निंग स्टार का बेस्ट फंड मैनेजर के तौर पे अवार्ड मिला है जी। तो ब्रॉड बेस एज अ CIO क्या फिलॉसफी है आपकी फंड मैनेजमेंट के तौर पे कि जो आपने एडलवाइज में इन प्लेस करी है और आपके जितने भी फंड मैनेजर्स हैं वो रूटीन बेसिस पे उसको फॉलो करते हैं? जी, ये बहुत ही गूढ़ सवाल है, और मॉर्निंगस्टार जैसे नामी इंस्टीट्यूशन इन चीज़ों को काफ़ी गहन तरीके से अध्ययन करने के बाद अवार्ड की घोषणा करते हैं जी। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, जो पिछले 3-3.5 साल से जो मैं यहाँ पे रहा हूँ एडलवाइज में मैंने इम्प्लीमेंट किया है, उसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। हम उसको कहते हैं फेयर, फोरेंसिक्स, एक्सेप्टेबल प्राइस, इन्वेस्टमेंट स्टाइल एग्नोस्टिक, रोबस्टनेस, FAIR, फेयर। इसको अगर आप सिंपल तौर पे अगर आप समझना चाहें तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं that we at Edelweiss Mutual Fund are bottom up investors. We are interested in financially clean companies, जो कि हमारे forensics analysis से आता है, जो F है। We are interested in companies that can not only grow but have return ratios, माने ROE, ROCE greater than cost of capital। ये robustness जो मैंने बात कही थी उसके तहत में कि केवल ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटर्न रेशियोज भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, द एक्सेप्टेबल प्राइस,
which is when we buy a stock, we Hmm. want to make sure that basically the stock has at least 20% upside versus its intrinsic value. ये थोड़ा valuation consciousness की तरफ इंगित जी। करता है। एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट स्टाइल एग्नोस्टिक, इसका मतलब ये है कि देखिए मार्केट्स के अलग अलग समय में अलग अलग स्टाइल चलती है, कभी वैल्यू, कभी ग्रोथ, कभी मोमेंटम, कभी क्वालिटी, कभी लो वॉल, लेकिन इन सब में कोई एक को फॉलो ना करते हुए स्टॉक पिकिंग में जो हम ध्यान देना चाहते हैं उस पर ध्यान रखते हुए हम स्टॉक पिकिंग करें, ताकि कोई एक स्टाइल के पीछे हम ना जाएं, क्योंकि कभी अगर वो स्टाइल नहीं चला तो बड़ी दुविधा में पड़ जाता है फंड मैनेजर जी। तो ये हमारे 4 जो स्तंभ है, इसमें जो एक फोरेंसिक्स वाला जो स्तंभ है जिसमें हम काफी घुस के इस बात का हम एनालिसिस करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली क्लीन है कि नहीं, और दूसरा जो ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल एग्नोस्टिक है जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो ना करते हुए स्टॉक पिकिंग पे भरोसा करते हैं, ये 2 रिलेटिवली यूनिक है। सो नेट ये जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, इसको हम काफी रिलीजियसली फॉलो करते हैं। करीबन सब जो हमारे स्ट्रेटेजीज है कुल मिला के 125 से 135 स्टॉक हम ओन करते हैं। हर स्टॉक्स में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है टिक बॉक्स होते हैं, और उसी का शायद नतीजा है कि मॉर्निंग स्टार ने हमें अवार्ड दिया। वंडरफुल। और जैसे हमने जाना कि एक स्टॉक सिलेक्शन के पीछे से लेके पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करने तक कितनी मेहनत लगती है, पर्टिकुलरली हम जो बहुत सारे इन्वेस्टर से जुड़े हुए होते हैं, एक दौर पहले था कि जब लोग आईपीओ के पीछे भागते थे, एक दौर था मार्केट में जब लोग ट्रेडिंग के पीछे बहुत एक्टिव हो गए थे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि लोग F&O के पीछे बहुत एक्टिव हो गए थे, बट आज का अभी जो दौर है, बहुत लोगों को हम मिलते हैं, वो ये दौर शुरू हुआ है कि भाई हम खुद से स्टॉक पिकिंग करेंगे, और दूसरा ये भी शुरू हुआ है कि हम खुद से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सिलेक्ट करेंगे। तो DIY जिसे हम कहते हैं, डू इट योरसेल्फ, ऐसा नेचर बहुत सारे इन्वेस्टर्स में शुरू हुआ है। इसके ऊपर आपके क्या राय है कि इन्वेस्टर को ये सब में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, या फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एडवाइजर इन द लाइफ ऑफ इन्वेस्टर? मेरे हिसाब से तो एक एडवाइजर की का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट है जितना कि महाभारत में कृष्ण का था उनको पांडवों को नेविगेट करने के लिए। सब टैलेंटेड थे, जैसे आपके इन्वेस्टर्स टैलेंटेड हैं, लेकिन फिर भी उनको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, और वो मार्गदर्शन करने के लिए एक एडवाइजर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन जो एडवाइजर का आकलन होता है इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट को जानने के लिए, और उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए सही इन्वेस्टमेंट चूज करना, ये एडवाइजर का पहला धर्म है और आखिरी धर्म है, और उसमें उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, और इसलिए ये करना जरूरी है। रही बात स्टॉक पिकिंग की, तो मेरा जो 25 साल का तजुर्बा है उससे मैं ये कहूँगा कि देखिए करीबन 10 साल लगता है कंपनीज को डिटेल में समझने के लिए, एक कंपनी को डिटेल में समझने के लिए, और ऐसे काफी सारे कंपनीज जो हम देखते हैं अपने एक सेक्टर को देखने के लिए करीबन 10 साल लगता है उसको समझने के लिए, वो सेक्टर में कैसे पैसे बनाए जाएं और कैसे बिजनेस इवॉल्व होता है। एक और 10 साल लगता है ये समझने के लिए कि उसको इन्वेस्ट, एक होता है कंपनी एनालिसिस, एक होता है स्टॉक एनालिसिस, कि उसमें कौन से समय में पैसे लगाएं ताकि हमारे पैसे बने, ताकि लॉस ना हो। तो स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस उसको करने में एक और 10 साल जाता है, और जो तीसरा 10 साल जाता है जिसमें मैं अभी हूँ, उसमें ये समझने में जाता है कि जो मार्केट साइकिल होती है ये अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से चलती है, उसको समझ करके उसको अपने डिसीजन मेकिंग में कैसे इन्वॉल्व किया जाए। सो ऐसा मेरा मानना है कि ये सब चीजों में समय लगता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास इतना समय हो कि वो इतने ये सब कर सकें तो क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो तो शायद एक प्रोफेशनल एज ए फंड मैनेजर पे डिपेंड करना चाहिए, और एक एडवाइजर पे डिपेंड करना चाहिए टू डिसाइड कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। वंडरफुल। और लास्ट बीट्स जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो सब इन्वेस्टर्स के लिए है कि अपने इतने साल के तजुर्बे में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, फंड मैनेजर्स को और इन्वेस्टर्स को, एडवाइजर्स को, कि जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, वो ट्रैक से भटक जाते हैं। तो ऐसी एक दो चीज़ आप शेयर कर सके
कि जिससे आप इन्वेस्टमेंट जर्नी कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपनी बेहतर बना सकता है और अपने कोर्स पे रह सकता है। मेरे ख्याल में इसमें अभी के माहौल में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज मैं देना चाहूँगा वो है कि काफ़ी मीडिया आर्टिकल्स मैंने देखी हैं जिसमें कि लोग ये बात कर रहे हैं कि सिप अभी कम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ठीक उसका उल्टा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसका मेन उद्देश्य यही है कि एवरेजिंग आपको कराया जाए जी। लेकिन जब स्टॉक मार्केट नीचे रहेगा तब अगर आप इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिएगा तो वो एवरेजिंग कैसे होगा। तो ये चीज़ों को इन्वेस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। एंड आज के माहौल में सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि अगर आपने पेशेंस रख के पोस्ट कोविड समय में या पिछले 2-3 साल में आपने सिप चालू करी कि एडवाइजर की बात सुन के या फिर कहीं से भी हो, वो जब मार्केट नीचे हो तब अगर आप बंद कर दीजिएगा तब आप उसका बेनिफिट कभी भी नहीं ले पाइएगा। सो अगर आपको सिर्फ बंद करना भी है तो जब मार्केट एकदम चढ़ा हुआ होता है तब अगर बंद करें तो भी बात बनती है, लेकिन अभी के माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं बनती। तो इसलिए ये एक मैसेज तो मैं अभी सबसे इम्पोर्टेंट और जो टाइमली भी है वो इसलिए कि नीचे के मार्केट में सिर्फ बंद ना करें, ये सोचें कि कभी कौन से डिक्लाइन में एडवाइजर के साथ बैठ करके कैसे आगे पैसे बढ़ाए जाएं rather than कि पैसे निकाले जाएं। जी। तो यही मैं कहना चाहूंगा जो अभी है। बाकी जैसे कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज ऑलवेज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट, इसी को मैंने एक दूसरे तरीके से आपके सामने रखा सिप के कॉन्टेक्स्ट में, इसके बारे में सोचिएगा। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया, फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमी टू फंड मैनेजमेंट एंड हाउ इन्वेस्टर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम देयर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। थैंक यू।